अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, डॉपलर्स इफेक्ट। ये डॉपलर्स इफेक्ट में से 99.9% चांस हैं कि क्वेश्चन आएगा यूएचएस में, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। तो डॉपलर इफेक्ट बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसलिए ज़रा इसको केयरफुली सुनना है आपने। हम इसमें टेक्निक्स भी सीखेंगे कि किस तरह से शॉर्टकट फार्मूला हम बनाएंगे और उस शॉर्टकट फार्मूला को सेकंड्स में कैसे अप्लाई करना है। डॉपलर इफेक्ट्स क्या है ये जानने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगर आप रोड पे खड़े हैं या अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो आप ये ऑब्जर्वेशन की बेस पे बता सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, अप्रोच कर रही है, या ट्रेन रिसीड कर रही है यानी अवे जा रही है, या कोई गाड़ी आपके करीब आ रही है हॉर्न देते हुए या आपसे दूर जा रही है। तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन के बेस पे डॉपलर ने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेस पे कुछ रूल बना दिए और उनकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में कि हम रेडार सिस्टम उसकी बेस पे बना रहे हैं। हमारी जो नेवी है वो यानी पूरी दुनिया में जो नेवी है वो इससे नेविगेशन का काम करती है, यानी अंडर सी कम्युनिकेशन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। इसी तरह से रडार सिस्टम की मैंने बात की है। अगर आप मोटरवे पे या जीटी रोड पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो एक रडार गन की मदद से आपकी गाड़ी की एक्यूरेट स्पीड कैलकुलेट होती है विद इन सेकेंड्स। तो ये तमाम चीज़ें किसकी बेस पे हैं? डॉपलर इफेक्ट की बेस पे। डॉपलर ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया था कि ये हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है। उसको कैसे पता चला यूनिवर्स एक्सपेंड करने का? क्योंकि जो स्टार्स से लाइट आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही थी ऑब्जर्वेशन में। तो उसने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये है कि या तो स्टार्स हमसे अवे जा रहे हैं या अर्थ स्टार से अवे जा रही है। इसका मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान सेपरेशन बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब। तो अभी डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये बात ज़हन में रख लीजिए। हम यहाँ पर जो टर्म्स पढ़ेंगे, एक होगा ऑब्जर्वर और एक होगा सोर्स। एक ऑब्जर्वर, सपोज ये सोर्स है और ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो सोर्स और ऑब्जर्वर की बेस के ऊपर हम कुछ फार्मूला बनाएंगे। तो डॉपलर इफेक्ट कहता क्या है? अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी अपेरेंट का मतलब है नॉट एक्चुअली, जो हमें नजर आ रही थी, जो हमारी ऑब्जर्वेशन में होती है। तो अपेरेंट का मतलब है ऑब्जर्व्ड। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन अभी हम इस बारे में भी बात करेंगे। रिलेटिव मोशन क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होती है बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इन केस ऑफ लाइट, यानी इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ साउंड एंड लाइट। साउंड के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये जरा देखिए, दो डायग्राम्स आप देख रहे हैं। सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है लेफ्ट साइड वाली डायग्राम, और राइट साइड वाली है सोर्स टूवर्ड ऑब्जर्वर। जिसमें सोर्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। और जिसमें सोर्स टूवर्ड ऑब्जर्वर जा रहा है, आप देख सकते हैं कि वो जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, वेव फ्रंट्स कंप्रेस हो रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब है वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। यानी आप सादा से लफ्ज़ों में ये बात ज़हन में रख लेंगे कि अगर मेरे पास ये सोर्स है और ये है ऑब्जर्वर, अगर मैं किसी भी तरीके से सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान सेपरेशन को कम करता हूं या सेपरेशन को बढ़ाता हूं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब फ्रीक्वेंसी चेंज क्या होगी? इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी अगर फासले कम हो तो क्या बढ़ती है? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी। यानी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान अगर सेपरेशन कम हो रही है, बस इतनी ही है, तो क्या बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान किसी भी तरीके से सेपरेशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब ये ऐसे पॉसिबल है कि सोर्स को रख लो रेस्ट पे, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे,
जब ये टुवर्ड था फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। एक और बात याद रखनी है, अगर सोर्स रेस्ट पे है तो वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगी। वेवलेंथ में चेंज किसकी वजह से आएगी? सोर्स की वजह से। ओके, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, अवे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। इफ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सोर्स इज मूविंग अवे, सेपरेशन बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ तब चेंज होगी। तो वेवलेंथ किस में चेंज क्या आएगी? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। अभी एक और कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कोई रिलेटिव मोशन ना हो, आप जरा इसमें देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 800, क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। बोथ आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब फार्मूले फिर क्या होंगे? स्पीड का फार्मूला वही रहेगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी और उसका फार्मूला होगा एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, और वेवलेंथ भी वही रहेगी, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। ये फार्मूले आपके जाने पहचाने हैं। अभी डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। हाँ, अगर ऐसा भी होता, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, तो दोनों के दरमियान सेपरेशन चेंज नहीं होगी, तब भी डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अगर सोर्स एक सर्कल के सेंटर में पड़ा है और ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन में है, उनका रेडियस चेंज नहीं हो रहा, सर्कुलर मोशन का रेडियस चेंज नहीं हो रहा अगर, तो मोशन क्या होगी? सॉरी, डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, कोई चेंज फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगी। अब हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मूविंग कार्स इन सेम डायरेक्शन। आप जरा देख रहे हैं कि ये दो कार्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। याद रखिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी उनकी माइनस होके आती है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास है ब्लू कार और एक ग्रीन कार। ब्लू कार की वेलोसिटी अगर है 100 और ग्रीन की है 60, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हुई? 40। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 40। अगर दोनों सेम स्पीड से जा रही होती तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती? 0। लेकिन एक और केस को हम डिस्कस करते हैं, मोशन मूविंग कार्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दो कार्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी। अगर एक कार इस तरफ को जा रही है और एक कार इस तरफ को जा रही है, इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। सपोज इसकी स्पीड है 100, इसकी 40 है। खुदा ना खास्ता अगर ये कोलाइड करती हैं, एक्सीडेंट होता है इनका, टकराती हैं, तो 140 की स्पीड से टकराएंगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर इनकी क्या होगी? प्लस। ठीक है, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना है तो डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स। याद रखिए, ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी क्या है, यहां पर मैं जरा मेंशन कर दूं कुछ टर्म्स जो हम यूज करेंगे। एफ ओ का मतलब है ऑब्जर्व, एफ, हाँ सिर्फ एफ का मतलब है एक्चुअल। यू ओ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, US speed of source, V is speed of wave। मैं ये टर्म्स यूज करूंगा, इसलिए आपको अभी से बता दूं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। अब जरा यहां चेक कीजिए कि ये ऑब्जर्वर किस तरफ जा रहा है? पहला ऑब्जर्वर यानी UO किस तरफ जा रहा है? सोर्स की तरफ, वो सोर्स से अवे है। जरा गौर से देखिए कि ये वेलोसिटी किसकी है? वेव की। और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है? UO। अब जरा चेक करें, ये इस तरफ को है और ये इस तरफ को है, अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस। यहां चेक कीजिए, वेव ने तो इधर को जाना ना, हर तरफ को फैलना। इस तरफ को वेव जा रही है, वेव इस तरफ को भी जा रही है, वेव इधर को भी जा रही है। वेव की वेलोसिटी अवे फ्रॉम द सोर्स होगी, इस तरफ को भी जा रही है।
ये ऑब्जर्वर खुद इधर को जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए इनकी वेलोसिटी क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी होगी v माइनस यू नॉट, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी आपने लिख लेनी है। अगर सोर्स और सॉरी ऑब्जर्वर वेव की डायरेक्शन वेव और ऑब्जर्वर दोनों ऑपोजिट हैं तो दोनों की वेलोसिटीज ऐड होंगी, और अगर वो वेव और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस लिया जाएगा। अब हम केसेस को डिस्कस करते हैं। इफ ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स, यानी ये पहला केस, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ ए इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी होती है ना एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब मुझे बताओ ऑब्जर्वर टू वर्ड में क्या था, v प्लस यू नॉट, आप लिख सकते हैं लेमडा को v ओवर f, so एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बिकॉज दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1। एफएससी के स्टूडेंट्स को अभी तक मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स का पता नहीं होता, मैं अभी आपके साथ ये शेयर करता हूं। x इज इक्वल टू एन वाई, विच इज ग्रेटर, x बड़ा है या y? पहले आप बड़े छोटे की तमीज सीखेंगे तो तभी आपको ये मैथमेटिकल टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब आप फैसला नहीं कर सकते x बड़ा है या y, इट डिपेंड्स ऑन n। अगर तो n ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर है y से, लेकिन अगर n है स्मॉलर देन 1 तो x होगा स्मॉलर देन y। ठीक हो गया। जैसे मैं कहता हूं n है 5, x इज इक्वल टू 5y, x इज ग्रेटर देन y। लेकिन अगर मैं कहता हूं n है 0.5, 1 से छोटा है, तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0.5y, कौन बड़ा है, x या y? y बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू हाफ y, 2x इज इक्वल टू y, सो y इज ग्रेटर देन x। ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू एन वाई, ऐसी कोई भी कंडीशन जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब आप जरा देखें, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से बढ़ जाएगी। ऑब्जर्वर मूविंग अवे, ये देखिए उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, तो डायरेक्ट लिखते हैं आप फॉर्मूला, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी v माइनस यू ओ ओवर v इंटू एफ, या ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू ओ ओवर लेमडा। ठीक हो गया। तो ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये टर्म ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1? न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर छोटा लेस देन 1 आता है, यानी ये आ गया लेस देन 1, यहां पर कोई वैल्यू आई इंटू एफ, सो एफ नॉट इज लेस देन एफ, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। आपको एक जर्नल फार्मूला सिखाता हूं एंड पे जाके, पहले मैंने आपको हर केस अलग अलग से समझाना है, जनरल मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इफ सोर्स मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। आप इसमें देखें, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, ये जो सर्कल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसलिए वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जर्वर मूव करे तो वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जब सोर्स मूव करता है तो चेक कीजिए वेवलेंथ में क्या चेंज आ रही है। ये रेड कलर का एक सोर्स है दैट इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। आप जरा चेक कीजिए कि लेफ्ट साइड के सर्कल्स के दरमियान सेपरेशन बढ़ रही है
जबकि राइट साइड के सर्कल्स के दरमियान सेपरेशन कम हो रही थी, लेकिन इस टाइम सिचुएशन डिफरेंट है। एक बार फिर गौर कीजिए, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर एंड वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग, सर्कल्स के दरमियान सेपरेशन कम हो रही है। नाउ सोर्स इज मूविंग अवे, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, सर्कल्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया है, वेवलेंथ बढ़ गई। चलिए अब हम एक वक्त में पहले ये डिस्कस करते हैं, सोर्स मूविंग टू वर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। लिखते हैं जनाब, सोर्स मूव्स टू वर्ड। जब टू वर्ड मूव करेगा तो आप चेक करें कि ओरिजिनल वेवलेंथ की निस्बत ये वेवलेंथ शॉर्ट हो गई। ठीक हो गया। अब हम जो वेवलेंथ ऑब्जर्व करेंगे, सपोज उसका नाम रख लेते हैं लैम्डा सी, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। मसलन सपोज ये ओरिजिनल वेवलेंथ थी, इसका नाम रख दिया लैम्डा। ये है जनाब डिक्रीज हो गई है, नई वाली वेवलेंथ, दिस इज लैम्डा सी जो ऑब्जर्व हो रहा है उसको, ठीक है ना। और ये टोटल लैम्डा है, ठीक है। और ये जो कम हुई है दैट इज डेल्टा लैम्डा। तो फिर क्या होगा, लैम्डा सी कैसे आएगा, टोटल में से डेल्टा लैम्डा माइनस कर दें। क्लियर होगी ये बात। यानी ये टोटल थी ओरिजिनल, सोर्स मूव नहीं किया था अभी। अब जब ये सोर्स उस तरफ मूव किया, अब ये रह गई है, अब ये ऑब्जर्व हो रही है। अब कितनी कम हुई, डेल्टा लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं कि लैम्डा सी प्लस डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एक्चुअल। लैम्डा सी हमने ऑब्जर्व फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा आएगा ना। ठीक हो गया। अब मैं एक फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा, लैम्डा सी आएगा v ओवर एफ सी। यू नो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ होता है, यहाँ आएगा v ओवर एफ माइनस, ये जो चेंज इन वेवलेंथ आई है ये किसकी मोशन की वजह से आई है, सोर्स की मोशन की वजह से, u सोर्स ओवर f। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट f ऑब्जर्व्ड, यानी ये जो c है ना दैट इज ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू, पहले ये सोच लें कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, v माइनस यू एस वी एफ। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो एफ ओ विल बी ग्रेटर देन एफ। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट केस में चलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई जबकि वेवलेंथ क्या हो गई, कम ओरिजिनल से। सो व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे, इसको अवे जाने दें, फिर हम देखते हैं क्या होगा। अब जरा चेक कीजिए कि ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि वेवलेंथ बढ़ गई है। ऑब्जर्वर जो वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा डेल्टा लैम्डा डी, दैट विल बी लैम्डा ओरिजिनल में ये आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ जो है वो बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या आएगा, v ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ ऑब्जर्व्ड। दिस वैल्यू इज लेस देन 1, सो एफ ओ इज लेस देन एफ। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कम हो रही है और वेवलेंथ बढ़ रही है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक जनरल केस समझाता हूँ, जनरल केस छोड़ें ये सब चीज़ों को, जनरल केस की मदद से आप बड़े शॉर्टकट मेथड से आप
डॉपलर इफेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके फार्मूले अप्लाई करेंगे। ये है फार्मूला F इज इक्वल टू V प्लस माइनस UO V प्लस माइनस US इंटू F। आपने शॉर्टकट याद रखना है, ये है ऑब्जर्वर और ये है जनाब सोर्स। ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जाता है तो पॉजिटिव साइन, बस एक याद रख लें। डेफिनेटली अवे जाएगा तो नेगेटिव, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका उलट है उसके हिसाब से, अगर सोर्स इस तरफ को जाता है तो नेगेटिव, अवे जाएगा तो पॉजिटिव। अब फॉर्मूला बनाओ, इफ ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स विद वेलोसिटी, सॉरी ये वही दोबारा आ गया, मैं केस बनाता हूं। ऐसा पॉसिबल भी है, ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों अवे जा रहे हों। पहले 4 केसेस आपने पढ़ लिए। पहले 2 केसेस में हमने सोर्स को रेस्ट पे रखा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। फिर अगले 2 केसेस में ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, सोर्स मूव कर रहा था। अब आगे और 4 केसेस आएंगे, ये दोनों मूव कर रहे हैं अवे। फार्मूला बनाइए, V माइनस UO V प्लस US इंटू F। मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर अगर अवे जाएगा तो नेगेटिव, सोर्स अवे जाएगा तो पॉजिटिव। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट केस बना सकते हैं हम। ये है सोर्स, सॉरी ऑब्जर्वर सोर्स। अब सोर्स आगे आगे और ऑब्जर्वर साहब पीछा कर रहे हैं सोर्स का। अगर तो दोनों की सेम स्पीड है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट है, फार्मूला बनाइए, F ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू, अगर तो सोर्स अवे जाएगा पॉजिटिव, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा पॉजिटिव, और सोर्स अवे जाएगा तो वो भी पॉजिटिव। ऑब्जर्वर टूवर्ड पॉजिटिव, सोर्स अवे जा रहा है, ये भी पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब एक और फार्मूला बनाते हैं हम। ये है ऑब्जर्वर, ये सोर्स। अब ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, कहता हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता। पहले ऑब्जर्वर सोर्स का पीछा कर रहा था, सोर्स लिफ्ट नहीं करवा रहा था। अब ऑब्जर्वर कह रहा है ओके अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूं। सोर्स को उसकी अहमियत का तब ज़्यादा होता है, वो कहता नहीं मेरी गलती थी, वो भी अब उसके पीछे आ रहा है, वो कहता अब नहीं। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या बनेगा, ऑब्जर्वर अगर अवे जाता है तो नेगेटिव साइन, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव साइन। लें जनाब, ये है जनाब 7th केस। और क्योंकि 4 केस आपने पहले पढ़े, ये 5वां केस है, ये 6ठा केस और ये है 7वां केस। अब लास्ट केस है। लास्ट केस बड़ा इंटरेस्टिंग। अब हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बदल जाते हैं। और UO और US दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, लेकिन मैंने इतना डिस्टेंस रखना है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना ज़रूरी है। सो UO एंड US बोथ आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, यहाँ तक बोथ आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। तो फार्मूला होगा F ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू V प्लस UO V माइनस US। तो पहले 2 केसेस जो मैंने आपको डिटेल से समझाए, आप शॉर्टकट वे से उनका फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखना जरा केस 1 कितनी जल्दी से होगा। केस 1 दोबारा समझा रहा हूं शॉर्टकट वे से। केस 1 में क्या था, ये था ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा था, तो फार्मूला बनेगा FO इज इक्वल टू V प्लस UO, क्योंकि ये जब इधर जाएगा पॉजिटिव, और V माइनस 0 इंटू F।
सोर्स तो रेस्ट पे है, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूले बनाने सीख लीजिए। आपने जो बेसिक चीज़ है वो मैंने क्या याद करवाई आपको, ये बेसिक सिर्फ जहन में रख लें तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेसिक तो नहीं है, ये शॉर्टकट है बेटे। ये शॉर्टकट इस तरह से है कि ये क्या है, ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा पॉजिटिव, वाइस वर्सा, बाकी सब चीज़ें याद हो जाएंगी। इधर को जाएगा तो डेफिनेटली नेगेटिव, इसका उसके उलट है। ये अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो पॉजिटिव। तो सिर्फ एक ज़हन में रख लें, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स पॉजिटिव, अवे नेगेटिव। सोर्स के लिए ये कन्वेंशन उसके उलट लेनी है आपने। उम्मीद है कि आप ये भूलेंगे नहीं। एप्लीकेशन इसकी क्या है, रडार है, सोनार, रेड एंड ब्लू शिफ्ट, स्पीड गन, बैट, मैंने ये आपके साथ शेयर की हैं। रडार सिस्टम में कैसे पता चलता है कि कोई प्लेन जो है ये अप्रोच कर रहा है या रिसीड कर रहा है, कोई हमारी हदूद में कोई प्लेन अगर आ रहा है तो कैसे पता चलेगा। एक्चुअली होता ये है कि रडार से रेडिएशन निकलती है, ये देखें ज़रा, ये रेडिएशन इंसिडेंट होती हैं किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर, और जब रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे पास आती हैं तो रडार ऑब्जर्व करके बताता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या, विद इन सेकेंड्स ये काम होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या होगा कि वो प्लेन आ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब डिस्टेंस कम होगा। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि जो रडार पे प्लेन नहीं आते, ऐसे प्लेन भी हैं, ऐसे ड्रोन भी हैं जो रडार पे नहीं आते। सोचे क्या होता होगा कि रडार पे कोई प्लेन नहीं आता। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है मैं आपको बता देता हूं। आपको पता है कि जब तक रडार पे रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन आएगी रडार तभी ऑब्जर्व करेगा ना। लेकिन अगर रिफ्लेक्ट होकर रडार पे आ ही नहीं रही, अगर एंगल ही ऐसा बना दिया गया कि रिफ्लेक्ट हो गई इधर उधर कहीं और चली गई है, रडार पे रेडिएशन वापस अगर ना आए या वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले तो रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद है रडार स्पीड गन। स्पीड गन में भी ऐसे होता है, अगर आप मोटरवे पे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो करती क्या है, उनको पता होता है कि फलां जगह पे कैमरा लगा हुआ, उससे पहले 160 की स्पीड होती है, और जब पता होता है कि फलां जगह पे रडार गन लगी हुई है यानी स्पीड कैमरा लगा हुआ, वहाँ पर जाके फिर 100-120 की स्पीड कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी गलती भी हो जाती है, नहीं भी बंदा को पता चलता है कि आगे कहाँ पे कैमरा लगा हुआ, इसलिए ख्याल रखना चाहिए। रडार स्पीड गन में क्या होता है बेटे, ये गन से रेडिएशन निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। ये वेव्स आपकी गाड़ी, ये बर्स्ट ऑफ वेव्स आपकी गाड़ी पे इंसिडेंट होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होके जब आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी बता देती है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आई उससे पता चल गया। अब ये सोनर क्या है, सोनार या सोनर, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, इट्स अ टेक्निक दैट यूज्ड साउंड प्रोपगेशन। अब बेटा बात ऐसे है कि अंडर सी कम्युनिकेशन के लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से हम ये काम नहीं करवा सकते। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर्स इन नेचर। साउंड वेव्स जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक्स जो होती हैं, ये वाटर में जाके और तेज हो जाती हैं। तो अंडर सी नेविगेशन के लिए हम साउंड वेव्स को यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक्स को यूज करते हैं। आपको पता है कि अंडर सी जैसे सब मैरिन्स हैं, तो अगर वो पानी में, वाटर में अगर वो 50 मीटर की डेप्थ पे है तो वहाँ पर तो कोई लाइट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से हम वहाँ पर डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो साउंड की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी डेप्थ फाइंड आउट की जा सकती है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड की जा सकती है। तो ये भी डॉपलर इफेक्ट की मदद से है। बैट्स के बारे में आपने शायद सुना हो कि इनकी आंखें नहीं होती, ये कैसे नेविगेट करती हैं, ये भी डॉपलर इफेक्ट की मदद से। बैट्स की स्पीड बड़ी ज़्यादा होती है, और अगर किसी जगह पर ये इतनी स्पीड से जा रही हैं, रात का टाइम भी है और इनको कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ऑब्जर्वेशन इनकी इतनी स्ट्रांग होती है कि इनसे एक ख़ास किस्म की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो ख़ास किस्म की वेव्स प्रोड्यूस आगे रिफ्लेक्ट बैक होकर जब वापस आती हैं तो उसकी पिच से अंदाज़ा हो जाता है कि आगे कोई रुकावट है या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह सकते हैं कि मैंने खुद से ये ऑब्ज़र्व किया है कि बैट्स एकदम से अपनी डायरेक्शन बदलती हैं। अब फ़र्ज़ किया आगे दीवार आ गई अचानक से, तो बैट्स अपनी डायरेक्शन क्यों बदलेगी, उसकी पिच से अंदाज़ा होगा। अगर तो पिच आवाज़ होगी श्रिल, पिच बढ़ने का मतलब है श्रिल होना, पिच बढ़ने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो एक्चुअली बात वही डॉपलर वाली आ गई ना, कि अगर पिच बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा
कि आगे दीवार बिल्कुल करीब आ गई है और उसने अपनी डायरेक्शन बदल लेनी है। लेकिन अगर जो वेव है वो क्रेव है, यानी वो भारी आवाज़ है जिसकी पिच कम है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि ऑब्जर्वर काफ़ी दूर है, ठीक है। तो ये भी उसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जिसकी बेस के ऊपर डॉपलर ने कहा था कि हमारी यूनिवर्स मुसलसल एक्सपेंड कर रही है। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्टार रिसीड कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं हमसे, उनसे आने वाली जो लाइट थी वो रेड शिफ्ट हो रही थी, यानी उसकी वेवलेंथ रेड हो रही थी। और रेड वेवलेंथ आपको पता है कि लार्जर वेवलेंथ है और उसकी फ्रीक्वेंसी है कम। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है? स्टार हमसे दूर जा रहा है या हम स्टार से दूर जा रहे हैं। तो दूर जाने का मतलब क्या है? एक्सपैंड होना। और अगर कोई सोर्स या ऑब्जर्वर के दरमियान ब्लू शिफ्ट हो रहा है, जैसे आप एक लाइट को देखते हैं तो ब्लू शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये भी एक क्वेश्चन है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस यू आर अ हाई लेवल जीनियस। इसमें भी बात वही है कि ये साहब ऑब्जर्वर हैं और ये गाड़ी इनकी करीब आ रही है, अप्रोच कर रही है, तो इसका कलर इनको कैसा लगेगा? ब्लू। और ये रिसीड कर रही है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी और इसका कलर क्या नजर आएगा? रेड। और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी एक और। आपको पता है कि लाइट की नेचर है डुअल। ये आपने मुझे बताना है कि इसका क्या मतलब है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। अब ये ख़त्म हुआ। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, लेक्चर लेंथी हो गया है। इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे आपसे चाहिए। आप वीडियो को रोक लें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी उस डिस्कशन में इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।